अगले साल भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस दौरे की जानकारी दी है। मार्को रूबियो ने कहा, भारत अमेरिका ने जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है। भारत अमेरिका में जल्द ही ट्रेड डील। और रूबियो ने यह भी बताया कि भारत अमेरिका का रिश्ता बेहद मजबूत है। न सिर्फ दौरे की जानकारी दी, बल्कि ट्रेड डील भी संभव है और रिश्तों के बारे में भी जानकारी दी। कहा, भारत और अमेरिका का रिश्ता मजबूत है। तो अगले साल भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो भारत में अमेरिकी राजदूत गौर का बयान भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप भारत आने के लिए उत्सुक हैं। यूएस भारत ट्रेड डील अंतिम चरण में है, ये सर्जियो गौर की तरफ से कहा गया। सिर्फ कुछ मुद्दों पर ही सहमति बाकी है, ये भी जानकारी दी गई है। मार्को रूबियो की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया है कि 2027 की शुरुआत में, यानी कि अगले साल, डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। और शिवांक माथुर हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवांक, इससे पहले 2020 डोनाल्ड ट्रंप का दौरा रहा भारत में और मार्को रूबियो की तरफ से जानकारी दी गई है, सर्जियो गौर ने भी बताया है। खास बात यह है कि जब वो दौरे पर आएंगे तो कई अहम मुद्दों पर तो बात होगी, लेकिन यूएस भारत ट्रेड डील अंतिम चरण में है और इस पर भी मोहर लग सकती है, ये भी बताया। ये डील कितनी महत्वपूर्ण है और इससे क्या लाभ होगा? देखिए, मार्को रूबियो जो है वो अमेरिका के विदेश सेक्रेटरी हैं और बहुत जाने माने नाम है अमेरिकी राजनीति में। और आज के दौर में खास तौर पे जो उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगले वर्ष की शुरुआत में दौरा होना है और उसको फाइनल करने के लिए वो खुद जो है वो यहाँ पे भारत का दौरा करेंगे। और भारत और अमेरिका का जो व्यापार समझौता है वो जल्द होगा, ये उसकी जानकारी उन्होंने दी है। आप जानते हैं कि काफी लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होनी है उसकी प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा रहा है। भारत की तरफ से जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल, वो लगातार नेगोशिएट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में खुद डोनाल्ड ट्रंप कई बार उनके सामने भी कह चुके हैं और मीडिया में भी कह चुके हैं कि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नेगोशिएटर है। इसकी वजह से, ताकि भारतीय व्यापारियों के, भारतीय किसानों के जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार एक एक कदम ठोक ठोक के रख रही है। और जैसे जैसे ये डील लगातार अपनी फाइनल स्टेज में पहुंची है, अब बहुत कम समय बचा है जब भारत और अमेरिका अपने रिश्तों को नया आयाम देते हुए इस ट्रेड डील को फाइनल करेंगे। लेकिन भारत की तरफ से, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री हो, पूरी कॉमर्स मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस डील को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है। और हर एक स्टेप पे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भारतीय बाजार जब अमेरिका के लिए, अमेरिकी व्यापारियों के लिए खोला जाए तो उसमें कहीं भी भारतीय व्यापारियों का या भारतीय किसानों का कोई नुकसान ना हो। ऐसे में एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया को पूरा अंजाम दिया गया है इस ट्रेड डील के लिए। और उसी की मार्को रूबियो जो है वो बात कर रहे हैं कि अब ये अपनी आखिरी स्टेजेस में है और उसके बाद इसको फाइनल किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए तब इस डील को इसकी अनाउंसमेंट हो या उससे कुछ पहले। लेकिन ये निश्चित तौर पे रूबियो ने साफ कर दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौते हैं उसको जल्दी अंतिम रूप दिया जाएगा। ये भी उन्होंने बड़ी बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत आ रहे हैं। रूबियो ने ये भी ऐलान किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल आएंगे और उससे पहले वो खुद यहाँ पे आके उन तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले जब G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की साइडलाइंस में मुलाकात हुई तो वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की और उन्हें बहुत ही एक स्ट्रिक्ट नेगोशिएटर बताया। बिल्कुल शिवांक, और गर्मजोशी के साथ दोनों की मुलाकात हुई थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। राम मंदिर ट्रस्ट पर कैसे लौटेगा विश्वास भक्तों का, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि हर दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी की परतें सामने आ रही हैं। ये पता लग रहा है कि कैसे भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, कैसे श्रद्धा से दिए जाने वाले चढ़ावे की बनतर बाट की खबरें सामने आ रही हैं। अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ट्रस्ट के 2 सबसे अहम किरदारों ने इस्तीफा भी दे दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अचानक एक संकट के हालात पैदा हो गए हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने क्या कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लगातार बयान उनके भी सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद चंपत राय का है, जो महासचिव थे। अब उनके इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के ना होने की स्थिति में ट्रस्ट का संचालन आखिर कौन करेगा।
क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इसको लेकर भी कई सवाल हैं। बड़ी खबर यह कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एफआईआर पर सवाल उठ रहे हैं। जिन कर्मचारियों को नामजद किया गया उनके पिता का नाम पूरा नहीं है और पूरा पता तक नहीं है। इसी को लेकर एफआईआर पर अब सवाल उठ रहे हैं। सभी नामजद अभियुक्त लंबे समय से मंदिर और ट्रस्ट की व्यवस्थाओं से जुड़े रहे हैं। तो अभियुक्त लंबे समय से मंदिर से जुड़े रहे बताए जा रहे हैं। जो नामजद हैं, जिन कर्मचारियों को नामजद किया गया है, उनके पिता का नाम और पूरा पता तक एफआईआर में दर्ज नहीं है। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो सरकारी कर्मचारी की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सूत्रों के हवाले से यह खबर, जांच में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के संकेत भी मिले हैं। सरकारी कर्मचारी की भूमिका भी जांच के दायरे में, जांच में बैंक अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत के संकेत। कई अफसरों पर बैंक कर्मचारियों के भी सीधे नकदी में हेरफेर करने की खबर है। कई अफसरों पर भी बैंक कर्मचारियों ने सीधे नकदी में हेरफेर किया है। कई मौकों पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर। तो ट्रस्ट पदाधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी, ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों की गहन जांच की जा रही है। मामले की जांच 2 स्तर पर चल रही है, 2 फेजेस में हो रही है। पुलिस जांच के जरिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसआईटी पूरे घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल कर रही है। तो पुलिस की टीम जुटी हुई है, एसआईटी पूरे घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल कर रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। 8 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। 3 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। आगे भी क्या पुलिस रिमांड मांगेगी, क्या कदम उठाए जाएंगे, वो आपको एक एक कर बताएंगे। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं, पर्दाफाश हो रहे हैं, लेकिन अब बड़ी खबर यह भी है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, जिन कर्मचारियों का नाम सामने आया है, उनका ना तो पूरा नाम है, ना पूरा पता है, ना उनके पिता का पूरा नाम है। तो इसी को लेकर अब एफआईआर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सवाल देखिए प्रगति बिल्कुल उठेगा, क्योंकि इतनी संवेदनशील जगह पे अगर 8 कर्मचारी जो गणना में लगे हुए थे, उनके पिता का नाम नहीं मालूम है, जिले का नाम नहीं मालूम है, तो उनको किस आधार पे रखा गया। राम मंदिर में वो गणना कार्य में लगे हुए थे और वो इतना असंवेदनशील जगह पे अगर एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं किया जा रहा है कि उनके पिता कौन है, कहाँ के रहने वाले, तो इसका मतलब वेरिफिकेशन नहीं हुआ। और ट्रस्ट के सदस्यों की जो प्रबंधन देख रहे थे उनकी लापरवाही है। साथ ही इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट और है, जो भ्रष्टाचार, एक मुकदमा जो दर्ज किया गया, 8 धाराएं लगाई गई है, 8वें नंबर पे है, उसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी सरकारी कर्मचारी की भी संलिप्तता आई है, यानी बैंक के कर्मचारी हो सकते हैं सरकारी कर्मचारी के तौर पे, लेकिन अज्ञात किया गया है। फिर उनका नाम क्यों नहीं दर्शाया गया, क्या बचाने की कोशिश की गई? क्योंकि 6 जो इसमें गणना कर्मी जो गिरफ्तार हुए कुल 8 में, वो 6 बैंक से हायर किए गए थे। हालांकि वो ट्रस्ट के दबाव में, सिफारिश पे वो उन कर्मचारियों को नौकरी आउटसोर्स के जरिए बैंकिंग ने ट्रस्ट को मुहैया कराया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, और एफआईआर में बहुत सधे शब्दों में लिखा गया है, यानी कुल मिलाकर के इसमें भी गोलमोल किया गया है। किसी को बचाने की कोशिश की गई, किसी का पूरे जिक्र नहीं किया गया, उनके पते का, एड्रेस का। साथ ही जब भ्रष्टाचार जो अधिनियम है, निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, तो फिर वो सरकारी कर्मचारी कौन है, उसका एफआईआर में जिक्र क्यों नहीं किया गया? ये भी बड़ा सवाल पुलिस पे उठ रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पे अगर कृष्ण मोहन जी ने मुकदमा दर्ज कराया, तो उस व्यक्ति का नाम आखिर क्यों नहीं आया? ये एक बड़ा सवाल है कि सरकारी व्यक्ति कौन है, बैंक का है या कोई और है। ये इस पे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल कई सवाल हैं पंकज। लंबा इंतजार राम भक्तों ने किया है मंदिर के लिए, और अब जब ये मामला सामने आ रहा है तो उनकी आस्था के साथ साफ खिलवाड़ की खबरें भी देखने को मिल रही है। बने रहिए, आपके पास लौटूंगी। चढ़ावा चोरी की जांच में पुलिस को एक बहुत हैरान करने वाली बात के बारे में जानकारी मिली है। टिन्नू यादव, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा समेत 8 चढ़ावा चोरों को पता था कि राम मंदिर के काउंटिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरा कहां-कहां लगे हुए हैं, कहां-कहां ब्लैक स्पॉट है। चढ़ावा चोरी का ये सारा खेल कैसे चल रहा था, और इसे लेकर एक वीडियो भी हमने तैयार किया है। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम मंदिर के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद अयोध्या के राम मंदिर में देश विदेश से हर दिन लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और दिल खोलकर प्रभु श्री राम के चरणों में दान अर्पित कर रहे हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र में कुछ लोग मिलकर रामलला के चढ़ावे पर डाका डाल रहे थे। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले ने पूरे भारतवर्ष को सन्न कर दिया है। आइए आपको बताते हैं चोरी का वो पहला तरीका जिससे मंदिर के खजाने को चूना लगाया जा रहा था। जब श्रद्धालु मुख्य मंदिर में आकर पूरी श्रद्धा के साथ दान पेटी में अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा प्रभु श्री राम के नाम चढ़ाते थे, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस चढ़ावे की गिनती करने वाले ही चोर निकलेंगे। दान पेटी से निकले चढ़ावे को जब काउंटिंग रूम में नोटों की गिनती के लिए ले जाया जाता था, तो वहां तैनात कर्मचारी बड़ी चालाकी से खेल करते थे। गिनती के बाद इन नोटों को बैंक में जमा करने के लिए भेजा जाता था, लेकिन लगातार कुछ समय से बैंक पहुंचने वाले पैसों में 500 के नोटों की भारी कमी देखी जा रही थी। बैंक अधिकारी को जब इस पर शक हुआ तो मामला आगे बढ़ा। बैंक से इनपुट मिलने के बाद राम मंदिर प्रबंधन और अधिकारियों ने मामले को दबाने के बजाय बेहद गंभीरता से लिया। शक गहराने पर एक सीक्रेट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन यानी अंदरूनी जांच शुरू की गई। चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरे काउंटिंग रूम और आसपास के इलाकों में रात भर काम करके हिडन कैमरे लगाए गए। अब देखिए सीक्रेट कैमरे में जो कुछ कैद हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। कर्मचारी चोरी करने के लिए बाकायदा तालमेल बिठाते थे। एक साथी जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर उसका व्यू ब्लॉक कर देता था ताकि पीछे क्या हो रहा है वो मुख्य कैमरे में न दिखे। इसी का फायदा उठाकर दूसरा शातिर साथी नोटों की गड्डियों में से 500 के नोट गायब करके अपनी शर्ट और पैंट की जेब में भर लेता था। इसके बाद चालाकी से इन नोटों को ले जाकर स्टाफ टॉयलेट के फ्लश बॉक्स पर कोनों में छुपा दिया जाता था। जैसे ही ड्यूटी खत्म होती या मौका मिलता, ये चोर टॉयलेट में छिपाए गए नोटों को चुपके से मंदिर परिसर से बाहर निकाल कर ले जाते थे। इसके बाद एक गुप्त ठिकाने या मकान पर बैठकर ये सभी आरोपी आपस में चोरी की गई रकम का बराबर बंटवारा करते थे। अब आपको चढ़ावा चोरी का दूसरा तरीका बताते हैं। जांच में चोरी का दूसरा तरीका बेहद शातिर था। ये अभियुक्त नोटों की गड्डी बनाते समय उसमें जानबूझकर कुछ अतिरिक्त यानी ज्यादा नोट जोड़ देते थे। बाद में बैंक पहुंचने से पहले ही इन अतिरिक्त नोटों को चुपके से निकाल लिया जाता था। इस तरह अकाउंट बुक्स और वाउचर में कागजी तौर पर रकम का मिलान तो बिल्कुल सही बैठता था, लेकिन असलियत में लाखों रुपए गायब कर दिए जाते थे। खेल सिर्फ कागजी नोटों तक ही सीमित नहीं था। इन चोरों का तीसरा तरीका था रामलला को चढ़ाए गए सोने और चांदी के आभूषणों की चोरी। श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए कीमती गहनों, सोने के मुकुट और कुंडल जैसी मूल्यवान वस्तुओं को भी गिनती और वजन के दौरान नजरें बचाकर गायब कर दिया जाता था। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। सीक्रेट कैमरों में इन सभी अभियुक्तों की एक एक करतूत रिकॉर्ड हो गई। पुख्ता सबूत मिलते ही अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल अभी कुछ ही सही, लेकिन आस्था के धाम में ऐसा धोखा करने वाले अब सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता ने VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से बात की। सुनिए। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं आलोक कुमार जी, उनसे बातचीत करते हैं। आलोक कुमार जी, अयोध्या में अब FIR दर्ज हो गया, आपको लगता है कि एक निष्पक्ष जांच होगी? मैं आश्वस्त हूं कि निष्पक्ष जांच होगी। जिम्मेवार अनुभवी अधिकारियों के द्वारा जांच होगी, कॉम्प्रिहेंसिव जांच होगी और किसी को भी फंसाया भी नहीं जाएगा और बचाया भी नहीं जाएगा। जो दोषी हैं सामने आने चाहिए।
इसमें एक प्रश्न जो उठ रहा है कि पुलिस भी आपकी, प्रशासन भी आपका, ट्रस्ट भी आपका, लोग भी आपके, जो आरोपी हैं वो भी आपके, तो जांच एक ही पक्षी होगा, इसमें प्रॉपर जांच नहीं होगा, विपक्ष ऐसा मांग कर रहा है। वो लोग जांच नहीं कर रहे जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट के कर्मचारी भी जांच नहीं कर रहे, विहिप के पदाधिकारी भी जांच नहीं कर रहे, जांच तो पुलिस कर रही है, तो किसी पर तो विश्वास करना होगा। एफआईआर में छोटे लोगों का नाम है, उसमें बड़े लोगों का नाम नहीं है, खास करके चंपत राय जी और अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है कि इन लोगों जैसे लोगों का जो महत्वपूर्ण नाम है, विकैरियस लायबिलिटी, आप तो लॉयर भी हैं, इन लोगों पे भी लगता है क्या? 8 लोगों के नाम एसआईटी की रिपोर्ट से लिए, आगे एवं अन्य लिखा है, अन्य में वो सब लोग आते हैं जिनके बारे में आरोप है, उन सब की जांच होगी। जो नाम आपने लिए उनके बारे में भी जो आरोप हैं उसकी भी जांच होगी। एक आज चर्चा है कि चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया है, दबाव बहुत ज़्यादा है। मेरी जानकारी में नहीं है। कोई बातचीत वार्ता आपकी? ना, कहीं ना कहीं ये संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद के लिए एक स्पॉट लग गया, जिस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ, कहीं स्पॉट। हम लोगों का कोई रोल नहीं है प्रशासन चलाने में, हम पर स्पॉट लगने की कहाँ से बात है। जिस दिन ये हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, मैंने उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमारा काम पूरा हुआ, मंदिर को बनाने और चलाने का काम हमारा नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि विश्व हिंदू परिषद का कोई, विश्व हिंदू परिषद पर कोई आरोप लग सकता है। मैंने ऐसा कोई आरोप देखा भी नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल आज जाने वाले थे दर्शन करने, इसीलिए आज एफआईआर दर्ज हो गई, अन्यथा इतना डिले क्यों किया गया? मैं दोनों बातों से सहमत हूँ। आज अयोध्या में सूर्य इसलिए उदित हुए क्योंकि केजरीवाल जी वहाँ जा रहे थे, और इसीलिए एफआईआर भी हो गई। आप आखिरी बात की, आपको लगता है कि जो इसमें प्रमुख लोग हैं, चंपत राय जी या अनिल मिश्रा जी, जिनका नाम भी लिया जा रहा है, उनको अब अपने पद से हट जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच एक हो सके? अपने विवेक से वो लोग तय करेंगे। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में मंदिर बन चुका है। पिछली सरकारों ने कुंभ को बदनाम किया था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो पाएगा। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो गया है। हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ की परंपरा, आप देख रहे होंगे, कुंभ हजारों वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ भी हो, यह पहली बार हो रहा है। कुंभ स्वच्छ भी हो, स्मार्ट भी हो, यह पहली बार हो रहा है। पिछली सरकारों ने कुंभ को भगदड़ का, कुंभ को अव्यवस्था का, कुंभ को अराजकता का, कुंभ को गंदगी का पर्याय बना दिया था। और इसीलिए दुनिया के अंदर एक धारणा बन चुकी थी कि कुंभ का मतलब गंदगी, कुंभ का मतलब भगदड़। उस धारणा को बदला है। ये तब बदली है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। बढ़ते आगे, दावा है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में एक साइलेंट क्रांति हो रही है जिसने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है, हजारों करोड़ की नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। तो क्या यूपी में सरकारी योजनाओं ने सचमुच महिलाओं की जिंदगी बदल दी है या तस्वीर अभी अधूरी है? ग्राउंड जीरो में आज की पड़ताल में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने निकले। $44,453 करोड़ रुपए,
ये है यूपी में महिलाओं की आत्मनिर्भरता का आंकड़ा, यानी यूपी की आधी आबादी की आर्थिक क्रांति। मुंबई और बेंगलुरु के आलीशान कॉरपोरेट दफ्तरों में बैठकर जो टर्नओवर देश की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां सालों में हासिल नहीं कर पाती, उसे उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने अपने छोटे से माइक्रो एटीएम और स्मार्टफोन की मदद से जमीन पर सच कर दिखाया है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह सिर्फ सरकारी आंकड़ों का जादू है या सचमुच गांव की महिलाओं की जिंदगी बदल रही है? इसी पड़ताल के लिए टीवी 9 की टीम निकली उत्तर प्रदेश के ग्रामीण हिस्सों में। हमारा सफर था मुरादाबाद और आगरा की ओर। हमने 2 अहम योजनाओं पर फोकस किया। पहला, आजीविका मिशन, यानी स्वयं सेवक समूहों के माध्यम से ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की योजना। दूसरा, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, यानी बीसी सखी योजना, जिसका मकसद है हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग सेवा पहुंचाना। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद इलाके के रत्तुपुरा गांव में मौजूद है। ये वो जगह है जो लखनऊ से बहुत दूर है और आखिरकार इस गांव में यह टीम इसलिए भी आई है, यह जानने की कोशिश कर रही है कि लखनऊ से जो धनराशि चलती है महिलाओं के उत्थान के लिए, वो क्या सुदूर गांव के क्षेत्रों में पहुंच पा रही है या नहीं। दूसरी बात यह है कि महिला के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार चला रही है, उन योजनाओं का महिलाओं के जीवन पर कितना असर पड़ा है। मुरादाबाद के रतुपुरा गांव में दोपहर का वक्त है। घर का काम खत्म होते ही शालिनी यादव की दूसरी पारी शुरू होती है। जूट के बैग, गोबर से बने पर्यावरण मित्र उत्पाद और साथ में काम करती गांव की दूसरी महिलाएं, यही शालिनी के स्वावलंबन की तस्वीर है। 4 साल पहले तक शालिनी सिर्फ एक गृहिणी थी, आज कई महिलाओं की रोजी रोटी की वजह बन चुकी हैं। शालिनी की जिंदगी बदली है यूपी सरकार की योजना आजीविका मिशन ने। मैं बैग बनाने का काम करती थी, तो मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, तो मैंने 10 महिलाओं को लेकर अपना समूह तैयार करा। मुझे लगता है कि कोई भी महिला अगर करने की ठान लेती है तो वो करके ही रहती है, बस जज्बा होना चाहिए। शालिनी यहां तक पहुंची एक छोटी शुरुआत और बड़े इरादे के साथ। सरकार से कम ब्याज पर ऋण मिला, प्रशिक्षण मिला और धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। जो महिलाएं कभी खर्च का हिसाब रखती थी, अब कमाई का हिसाब भी लिख रही हैं। नाबार्ड के थ्रू एक ट्रेनिंग हुई, जूट बैग की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद में सन 2025 में मैंने गाय के गोबर से प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग ली थी काशीपुर से। सभी जो भी हमारी महिला 3-4 हजार महीना के कमाती हैं। यही उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य भी है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, उन्हें प्रशिक्षण देना, सस्ता ऋण उपलब्ध कराना और रोजगार तक पहुंचना। आज प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं। स्वरोजगार के इस सफर में किसी ने मिट्टी को बाजार दिया, तो किसी ने गोबर को कमाई का जरिया बना दिया। इनोवेशन और मोटिवेशन की मदद से मुरादाबाद की गीता यूनिक उत्पाद बना रही हैं। जैसे गोबर से बना एक्यूपंक्चर स्टैंड, ऐसा लग रहा है मानो गांव की साधारण सोच ने असाधारण कारोबार की शक्ल ले ली हो। अपने किचन में काम करते करते इस पे खड़े होकर के अपना जो है खड़े हो जाते हैं, उससे उनकी जो नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, वो रेगुलर उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रिस्टार्ट हो जाता है। काफी अच्छा इसका आउटपुट मिल रहा है सर। इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आगरे के अजीजपुर बस्ती में मौजूद है। ये वो बस्ती है जहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कुम्हार का काम करते हैं और उसके साथ कई सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। अब इन स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, ये ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास स्वरोजगार के नाम पर अपना कुछ नहीं था। ऐसे में इनको ट्रेनिंग दिया गया और तमाम तरह की चीज़ें इनको मुहैया कराई गई और आज की तारीख में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग तरीके का काम कर रही है। मसलन कि कोई मूर्ति बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने जीरो से अपनी शुरुआत की है। शशि ने भी स्वरोजगार की ऐसी ही मिसाल पेश की है। सरकारी प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त चाक मिला, फिर उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया। आज शशि के साथ बस्ती की कई महिलाएं भी इस कारोबार से जुड़कर कमाई कर रही हैं। सभी दीदियों ने ट्रेनिंग ली है सर यहाँ,
सबको सर किराया भत्ता मिला है, खाना खर्चा और सबको लाभ मिला है सर। उसी तरीके से हमने अपने कारोबार बढ़ाया और सर हमारे बच्चों का भविष्य भी बन गया, बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं। यानी अब गांवों में महिलाएं सिर्फ घर नहीं चला रही, छोटे छोटे कारोबार भी चला रही हैं। यूपी के 31 जिलों में रोज 10 लाख लीटर दूध संग्रह हो रहा है, जिससे 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। ऐसे ही स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अवध क्षेत्र में डेयरी कारोबार से 18,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आज की तारीख में सर समूह की महिलाएं जो हैं कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 हज़ार रुपए के समथिंग पहुंच रही हैं धीरे धीरे। अब बारी उस योजना की जिसने गांव में बैंक की परिभाषा ही बदल दी। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना। आजीविका मिशन से महिलाओं ने रोजगार जमाया तो बीसी सखी योजना से बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद बनाई। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बनाया जाता है। यानी गांव में पैसा निकालना हो, जमा करना हो, पेंशन लेनी हो या सरकारी योजना का भुगतान, अब लोगों को बैंक नहीं जाना पड़ता, क्योंकि बीसी सखी उनके घर तक बैंकिंग सेवा पहुंचा रही है। हम मिले बीसी सखी गार्गी रानी से। फोन बजते ही गार्गी रानी समझ जाती हैं किसी को पैसों की जरूरत है। 500 रुपए की जरूरत है तुम्हें? फिर धूप हो, बारिश हो या आधी रात, गार्गी माइक्रो एटीएम लेकर निकल पड़ती है। जिस गांव में कभी बैंक कई किलोमीटर दूर था, आज बैंक उसी गांव की चौखट पर खड़ा है। हमें मशीन दी गई है, पोस्ट मशीन है हमारे पास। 12 बजे भी अगर किसी का कॉल आता है, 10 बजे भी हमारे पास कॉल आता है, तो हम लोग उसको होम सर्विस भी दे सकते हैं। जाके उसके आधार कार्ड से फिंगर से उसका पैसा निकाल सकते हैं। बीसी सखी योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। आज प्रदेश में 51,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस समय 40,000 बीसी सखियां सक्रिय हैं। इन महिलाओं ने अब तक 44,453 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैंकिंग लेन देन किया है। यह आंकड़ा कई बड़ी फिनटेक कंपनियों के सालाना कारोबार से भी बड़ा है। तो क्या लोगों को भी इस योजना से फायदा हो रहा है? जवाब सुनिए। सर हमें कहीं गांव से बाहर जाने नहीं पड़ता है, हमारा गांव में काम होता है। हम किसी टाइम भी 24 घंटे यहाँ पैसे उपलब्ध हो जाते हैं निकालने के लिए। मुरादाबाद से आगरा तक हमारी पड़ताल में तस्वीर साफ दिखी। कहीं स्वयं सहायता समूह महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो कहीं बीसी सखी गांव-गांव बैंकिंग पहुंचा रही हैं। जब आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो वो निर्णय लेने की क्षमता भी महिलाओं की बढ़ जाती है, और ये हमारी उत्तर प्रदेश की बहनें कर रही हैं। योजनाएं जमीन पर कारगर तो नजर आ रही हैं, लेकिन चुनौतियों से लड़ाई भी जारी है। सरकार प्रयास में है कि हर महिला की आय एक जैसी कैसे की जाए, बाजार तक पहुंचना आसान कैसे बनाएं। हालांकि टीवी 9 को ग्राउंड जीरो में जरूर दिखा कि महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत पहल है।